और अब खबर तफसील से। कोरोना कहर में मध्य प्रदेश हुकूमत ने 12वीं जमात के इम्तिहानात का इनेकाद नहीं करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने इस सिलसिले में मंत्रालय में मुनक्किदा मीटिंग में माहिरीन के साथ गौर व फिक्र करने के बाद 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात का इनेकाद नहीं कराने का ऐलान किया। 12वीं बोर्ड के तलबा के नतायज किस तरह तैयार होंगे, इसको लेकर वज़ीर आला ने वुज़रा ग्रुप की कमेटी तश्कील दी है, जो तय करेगी कि तलबा के नतायज इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर तैयार किए जाएंगे या इसका कोई और खाका होगा। हालांकि हुकूमत ने के जरिए 10वीं बोर्ड का नतीजा इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर तैयार करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ साथ वज़ीर आला ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 12वीं बोर्ड का कोई तालिबे इल्म अपने बेहतर नतीजे के लिए या रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए इम्तिहान देने का ख्वाहिशमंद होगा तो ऐसे तलबा के लिए हुकूमत ने हालात साजगार होने पर इम्तिहानात का इंतजाम करने का भी ऐलान किया है। क्या कहते हैं वज़ीर आला, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में करते हैं। इस समय बच्चों पर जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। अगर 12वीं का कोई बच्चा बेहतर रिजल्ट्स के लिए, बेहतर परिणाम के लिए या परिणामों में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद वो 12वीं की परीक्षा दे सकेगा। सीबीएसई की 12वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख होने के बाद अब कॉलेज में दाखिले के अमल को लेकर लोग बात कर रहे हैं। इसी ज़िम्न में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने वाज़ेह किया है कि इम्तिहानात के मनसूख होने कोई असर दाखिले के अमल पर नहीं पड़ेगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्यारों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में दाखिला एंट्रेंस की बुनियाद पर होता है, इसलिए इम्तिहान के मनसूखी का असर इस पर नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस बेस्ड होता है और जो भी एवैल्यूएशन का मेथड होगा सीबीएसई का, उसके आधार पर हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो भी स्टूडेंट आ रहे होंगे वो सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई का जो ये एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल किया है 12th का बोर्ड, उससे हमारे एडमिशन प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो हमारा टेंटेटिव हमने शेड्यूल दिया है बीए और एमए कोर्सेज के लिए, अभी तक वही शेड्यूल है हमारा और आगे अगर हालात सब कुछ ठीक रहेंगे तो इसी शेड्यूल के हिसाब से ही। लॉकडाउन के सबब समाज का गरीब और यौमिया मजदूर तबका दाने दाने को मोहताज हो गया है। ऐसे में इन अफराद तक 2 वक्त का खाना पहुंचाने के मकसद से गैर सरकारी सतह पर भी मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमें अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। मेरठ में जमीयत उलमा हिंद शहर यूनिट की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना तकसीम करने की मुहिम चलाई जा रही है। जमीयत की जानिब से अंजाम दी जा रही इस खिदमत में शहर यूनिट के नौजवान और बुजुर्ग तमाम मेंबरान शामिल हैं। साथ ही जमीयत को मकामी पुलिस अफसरान का भी ताउन हासिल हो रहा है। जरूरतमंदों को राशन वितरित कर रहे हैं, भोजन वितरित कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सेवा का धर्म है। और लॉकडाउन और कोविड महामारी की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापारी वर्ग भी जिनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 100 रुपये की कमाई है, उस तरह के लोगों का इस तरह से पेट भर जा रहा है और सब चीज़ समाज में एक अच्छा बैलेंस चल रहा है, एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और हम लोगों को भी निर्देश इस पे मिला था कि पूरी तरह से कहीं भी कोई भूखा ना सोए, इस मिशन पे काम किया जा रहा है। और जहाँ भी हो 112 नंबर पे डायल करके भी राशन मंगवा सकते हैं, भोजन मंगवा सकते हैं। इसकी भी व्यवस्था हम लोग पूरी तरह से तैयार कर रखे हैं। इसमें किसी की मदद नहीं ली गई, ये सब जमीयत उलमा के लोगों ने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हम लोग करते रहते हैं। जमीयत उलमा का ये हमेशा से मिशन रहा है कि जहाँ भी गरीब या इस तरह के लोग हैं, परेशान हाल हैं और भूखों को खाना खिलाना बहुत अच्छा सवाब का काम है। हम लोग जो है जमीयत की जानिब से
की तरफ से गरीब गुरबाओं की मदद करते हैं। और जब भी लॉकडाउन लगा, पिछले साल भी जो लॉकडाउन लगा था, तब भी हम लोगों ने घर घर जाकर हम लोगों ने राशन दिया था और हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को बांटा था। और अब भी हम लोग यही काम कर, इससे पहले भी अभी हमने लोगों को घरों पे किट पहुंचाई है। या जब तक के हालात नॉर्मल नहीं होंगे और ये लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहेगा, तब तक हम लोग भी इस काम को अंजाम देते रहेंगे। हम नौजवान लोग इसके साथ लगे हुए हैं कि हम अपने बुजुर्गों से जो इतने दिनों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, खिदमत करते हुए आ रहे हैं, ये हमें भी साथ रखते हैं और हम भी बढ़ चढ़ कर आगे साथ रहते हैं कि जिससे कि ये सिलसिला आगे चालू रहे। कोई भी तंजीम हो या कोई भी काम हो, जिसके अंदर जो बुजुर्ग होंगे वो हमारा दिमाग का काम करते हैं और जो नौजवान होते हैं वो हमारा हाथ का काम करते हैं। तो हम अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं और इस सिलसिले को हम अपनी बुद्धि और दिल्ली में कई हफ्तों से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से मजदूर तबका परेशान है। लेकिन इन मुश्किल हालात में कई समाजी तंजीमें लोगों की मदद कर रही हैं। इनमें से एक नाम है मीम नामी तंजीम, जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके से गाजियाबाद लोनी और फसाद मुतासरा मुस्तफाबाद के इलाके में राशन पहुंचा रहा है। तो मीम जो है अब तक तकरीबन 3500 राशन की डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। राशन के साथ साथ अभी हम लोगों ने लास्ट वीक ही एक एम्बुलेंस की शुरुआत की है और एम्बुलेंस की शुरुआत के पीछे मकसद ये रहा कि हमने देखा देश भर में किस तरीके से लोग जो है अपने मरे हुए लोगों को कंधे पे रख के लेके जा रहे हैं, साइकिलों पे रख के लेके जा रहे हैं, रिक्शे ठेलियों में लेके जा रहे हैं और एम्बुलेंस वाले हजारों रुपए लेके एम्बुलेंस का खर्चा मांग रहे हैं। तो हमने कोशिश की है, मीम की तरफ से एक एम्बुलेंस बनाई है, जिस एम्बुलेंस में हम लोग बिल्कुल फ्री में निःशुल्क, किसी को अगर कब्रिस्तान जाना है तो कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, किसी को शमशान जाना है तो शमशान लेके जा रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर नवाब इब्न सईद खां ऑफ छत्तारी का गुज़िश्ता शब अलीगढ़ में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 98 साल थी। उनकी नमाज जनाजा आज उनके रिहाइशगाह वाक़ छत्तारी मस्जिद मैरिस रोड अलीगढ़ में अदा की गई और तदफीन उनके आबाई वतन छत्तारी बुलंदशहर में अमल में आई। नवाब इब्न सईद खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिवायात और इक़दार के अमीन थे। समाज के सभी तबकात के लिए तालीमी और इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अलीग बिरादरी इनके इंतकाल को एक अहद का खात्मा तस्वुर कर रही है। वहीं इनके खानवादे का मदरसतुल उलूम, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम और इसकी तरक्की में जो किरदार रहा है, इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। असल में पूरी अलीग बिरादरी के लिए आज एक अहद का ख़ात्मा है। सिर्फ नवाब इब्न सईद खां का इंतकाल नहीं, बल्कि पूरी नवाब ख़ानदान, जो ये पूरा छतारी ख़ानदान के जो यूनिवर्सिटी के ऊपर एहसानात हैं, उनके लिए एक अलग से एक नशिस्त की ज़रूरत है। आप यकीन करें कि इनके वालिद ने, खुद नवाब साहब, इनकी सरपरस्ती खुद अपने वालिद मोहतरम अहमद सईद खां साहब की निगरानी में हुई और 1952 में, कम लोगों को पता होगा, ज़ाकिर हुसैन साहब की क़यादत में ये दोनों हज़रात, यानी बाप और बेटे नवाब इब्न मियाँ और नवाब अहमद सईद खां साहब छतारी, सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए और यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के लिए जो चंदा इकट्ठा करने की मुहिम थी, उसमें इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। फिर नवाब साहब की, इब्न मियाँ की एक बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अपने ख़ानदान की पूरी विरासत और पूरी लेगेसी को बहुत ही सलीक़े के साथ संभाल के रखा। उस ज़माने के ख़त व किताबत जो हुई हैं उन वायसराय से और दूसरे हज़रात से, अंग्रेज़ अफसरों से, और फिर नवाब साहब की और नवाब साहब के दादा की जो जितनी भी चीज़ें फ़ोटोग्राफ हैं उस ज़माने के, वो बहुत एहतियात से रखे हैं। नवाब साहब के ख़ुद ज़ाती तौर पे यूनिवर्सिटी से बहुत ताल्लुक़ था, गहरा ताल्लुक़ था। उनका खून जिगर यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे पे मौजूद है। इस पूरे खानवादे के यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़े एहसान हैं। आज मैं पूरी अलीग बिरादरी की जानिब से बहुत रंजो गम का इजहार करते हुए नवाब साहब की नज़र ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे चेहरों पर लिखा है अहद अहद का हाल, हम आईना भी हैं, तारीख़ की किताब भी हैं। आज तारीख़ का एक पूरा वरक़ हमसे रुखसत हो गया। एएमयू के प्रो चांसलर नवाब इब्न सईद खां छतारी साहब का सिर्फ इंतकाल नहीं हुआ, आज बहुत बड़ी तारीख़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुदा हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इनके और इनके ख़ानदान की जो खिदमतें हैं, संगे बुनियाद से लेके आज तक, वो अपने आप में अनपैरेलल है। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, एएमयू फर्टिनिटी एज अ होल मातम मना रही है। और उन्होंने जो मुख्तलिफ एज अ ट्रेजरर के पद पे जो काम किया है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, कोर्ट के मेंबर हैं, हमेशा अपनी मौजूदगी से उन्होंने खिदमत अंजाम दी है और इज़्ज़त और इतना बड़ा
नाम कमा के और एक एग्जाम्पल सेट करके यहाँ से रुखसत। माहिरीन ने कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया है, जिसके बाद मुल्क मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाके असीर कॉलोनी में वाक़ सरकारी अस्पताल को भी कोविड सेंटर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। आज अस्पताल की तैयारियों का जायजा अमरावती की रुकन असेंबली सुलभा खौड़ ने लिया। शहर में आसिर कॉलोनी में जो 7 साल के पहले जो हॉस्पिटल बना था वो वैसा ही बना था। उसके लिए यहाँ पे जो बिल्डिंग तैयार है, लेकिन बिल्डिंग के बाद में जो हॉस्पिटल के इसमें से जो यहाँ पे फैसिलिटी होना था वो नहीं थी। इसकी वजह से कलेक्टर साहब से और DPDC में से 1,64,00,000 यहाँ पे लाए हैं और 1,64,00,000 के जो काम कल से यहाँ पे चालू होने वाला है। और ये कोविड सेंटर क्योंकि आने वाली कोविड की तीसरी लाट आने वाली है, इसके लिए ये हॉस्पिटल की जो व्यवस्था होना चाहिए, कोविड पेशेंट यहाँ रहना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे 1,64,00,000 का इंतजाम लाया। उससे कल से काम चालू होगा और 1 महीने में हॉस्पिटल रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में ये अपन लेडीज सिटी का जो चालू करने वाले हैं, लेकिन पहले अपन यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल 1 महीने के बाद चालू हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के मुतालिक ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें बच्चे ज्यादा मुतासिर होंगे, जिसके सबब मुमरा के डॉक्टरों ने शहरियों से अपील की है कि वो बच्चों के तई मोहतात रहें। किसी भी किस्म की शिकायत या तबीयत बिगड़ता देखकर फौरन डॉक्टर से रुजू करें, घरेलू नुस्खों से परहेज करें। से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन को चाहिए कि वो घर पे इलाज ना करते बैठे, बल्कि उनको चाहिए कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस बीमारी के ताल्लुक से जो है वो जा करके कंसल्ट करके अपनी दवाई वगैरह जिस तरीके से डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दें उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ताल्लुक से क्योंकि कॉमन सिम्टम होते हैं, जल्दी समझ में भी नहीं आता पेरेंट्स को, और नॉर्मल उसको जो है माँ बाप एक सर्दी बुखार समझ करके इलाज करते हैं या मेडिकल से दवाई ला करके देते हैं। तो ऐसा करना उनका गलत है, बल्कि वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और इसके ताल्लुक से जो भी इनकी तकलीफ है डॉक्टर को बता करके बच्चों का इलाज करने की कोशिश करें। क्या क्या अलामतें क्या रहेंगी मसलन सर्दी बुखार खांसी वगैरह इसमें हो जाती है, कॉमन ठंडी लग करके बुखार आ जाना। इस तरीके से पहली फेज़ गुजरी है, सेकंड फेज़ गुजरी है, तो इसमें हर दफ़ा सिम्टम पेशेंट्स के अलग रहे हैं। तो इसके लिए जब तीसरी लहर, जो कि अभी गवर्नमेंट ने इसके ताल्लुक से इशारा दिया है, बट इसका बहुत कम चांसेस है, मगर फिर भी चाहिए कि हम जो है एहतियात बरतें और ख़ास तौर पर बच्चों के ताल्लुक से खुसूसी तौर पर ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख कत्ल मामले को 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे में आज तक मोहसिन शेख के कातिलों को सजा नहीं हुई है और ना ही मोहसिन शेख के वालिदैन को हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदाद की रकम दी गई, ना ही इनके घर के किसी एक फर्द को सरकारी मुलाजमत में लिया गया। ऐसे में मोहसिन शेख के वालिदैन को इंसाफ दिया जाए, इस मुतालबे को लेकर आज रियासत के अलग अलग शहरों में एहतजाज किया गया। नांदेड़ में भी तलबा तंजीम, SIO और तंजीम इंसाफ की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन के वफ्द ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करके इन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मोहसिन शेख के वालिदैन को इंसाफ देने और मोहसिन के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। हम ये कहते हैं कि इंसाफ में देरी नाइंसाफ़ी है। मोहसिन शेख के साथ जो मामला पेश हुआ था वो इंडिया की पहली मॉब लिंचिंग थी और उस मॉब लिंचिंग को अगर रोकना था, उस वक्त पर रोकते तो शायद कि जितनी घटनाएं उसके बाद हुई हैं, दादरी से लेकर अभी का जो आखिरी केस हुआ तबरेज़ का, वो मामले सामने नहीं आते थे। लेकिन इंसाफ अधूरा हो रहा है और जब इंसाफ नहीं होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना जागती है। और अभी तक भी जो बदले की भावना नहीं जागी उसकी वजह यही है कि अभी तक भी हम लोगों को डेमोक्रेसी पे विश्वास है और हमारा ये विश्वास जब तक के बना रहेगा जब तक कि हमको इंसाफ नहीं मिल जाता। हम बस गवर्नमेंट से, अदालतों से यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। आज मोहसिन शेख पूना में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, इस मामले में आज कलेक्टर साहब को हमने मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमारी मांग ये है कि मोहसिन शेख जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी हत्या हुए, मॉब लिंचिंग हुए आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो सो उसके आरोपियों को जो सो सज़ा नहीं मिली है। ऐसे में जब मोहसिन शेख का जब मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके पिताजी ने ये कहा था कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और मुझे जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। ऐसे में हम देखते हैं कि मोहसिन शेख के जो पिताजी है उनकी भी जो सो इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, लेकिन वो अपने बेटे का जो सो इंसाफ नहीं देख सके। तो ऐसे में हुकूमत पर भी ये सवाल उठता है और यहाँ की जुडिशरी पर भी ये सवाल उठता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेगुनाह था उसका कत्ल हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो सो उसको इंसाफ नहीं मिला। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है। इस शहर में
9 मर्द और 4 बेगमात ने हुकूमत की थी। जहां तक भोपाल के हमजहद तरक्की का सवाल है तो यहां की बेगमात के अहद को अहद ज़र्री दौर में शुमार किया जाता है, लेकिन अब इन बेगमात के शहर की तारीखी विरासत अपना वजूद खोती जा रही हैं। कोरोना कहर से पहले शाही औकाफ के जरिए विरासत को संवारने का सिलसिला शुरू किया गया था, मगर कोरोना कहर के 1.5 साल में की गई कोशिशें बेकार हो गईं। अब शाही औकाफ के जरिए विरासत को संवारने की एक बार फिर मुहिम शुरू की जा रही है। विरासत को संवारने का सिलसिला भोपाल के बड़ा बाग में वाक़े तारीखी बावड़ी से किया जाएगा। जमीन के नीचे बनाए गए महल और बावड़ी ने न सिर्फ तारीखी विरासत हैं बल्कि फन तामीर का बेहतरीन नमूना भी है। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने शाही औकाफ के सेक्रेटरी आजम तिरमिजी से खास बातचीत की। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है और जब नवाबों की बात की जाती है तो यहाँ की तामीरात, यहाँ की तारीख़ी इमारतें, उसके रखरखाव की बात होती है कि वो कौन लोग हैं जिसको देख रहे हैं और विरासत को संभालने का काम कैसे किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शाही औकाफ के सेक्रेटरी आजम तिरमिजी साहब, ये जो बावड़ी है जिसके अपन इस वक्त बड़े बाग में मौजूद हैं, तो ये एक तारीख़ी विरासत है जिसको काफ़ी टाइम से ये बड़ी बुरी हालत में थी। अंदर उस पर मलबा फेंक दिया गया था बावड़ी के अंदर। लोगों ने इसकी साफ़ सफाई का काम धीरे धीरे करके हम लोगों ने उसको सफाई करवाई और उसको धीरे धीरे कवर्ड किया ताकि फर्दर कचरा ना फेंका जा सके। तो ये काम हमने इसमें भी किए हैं और धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं ग्रेजुअली। और एकदम कोई भी चीज़ कर पाना बड़ी मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि पुरानी विरासत है, इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत कुछ सलाह मशवरा करने के बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। यकीनी तौर पर हमने देखा जिसमें अंडरग्राउंड कोई चीज़ बनी हुई है, बाहर से तो पता भी नहीं चलता है कि ज़मीन के अंदर इतनी खूबसूरत इमारत भी है और फिर उसको बनाना और फिर तारीखी उसमें जाना जो है बड़ा लंबा प्रोसीजर है जो है। तो इसमें आपने कुछ तय किया कि जो है ये भोपाल का जो बड़ा बाग जहाँ पर हम लोग खड़े इस वक्त बातें कर रहे हैं, जहाँ पर नवाबिन के मकबरे भी हैं, आप लोगों ने मेंटेन कर कुछ इसकी जो है चीज़ें दिखाई भी हैं, तो किस तरह से इसको मेंटेन करें ताकि यहाँ पे जो 2 लोग गैर ज़रूरी अनासिर आ जाते हैं उससे बचाया जाए? सब इसके लिए वक्फ बोर्ड से हमारी बातचीत, कई मरतबा हमने लेटर वक्फ बोर्ड को भी लिखे हैं क्योंकि हम उसके अधीन आते हैं। तो वक्फ बोर्ड वालों से हमने कहा है कि भाई यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर हम लोग जो कर सकते हैं अपने लेवल पे वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी हमें कोऑपरेशन उसमें चाहिए। तो अभी बीच में साल भर से कोविड चल रहा था तो किसी किस्म की कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम लग चुके हैं दोबारा से इसको साफ़ सफाई जो अभी हमने आपने देखी हमने करवाई है इसकी। अब धीरे धीरे इसके मेंटेनेंस को लेकर और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो उसके लिए सबका ताउन चाहिए, डिपार्टमेंट्स का, हेरिटेज डिपार्टमेंट का, इन सब चीज़ों का कोऑपरेशन चाहिए। यकीनी तौर पर जो है क्योंकि अकेले जब तक इसमें हेरिटेज डिपार्टमेंट ने शामिल होगा, वाटर हार्वेस्ट वाले भी शामिल होंगे और फिर ज़मीन के अंदर कोई चीज़ अगर बनी हुई है और भी तारीखी विरासत वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है कि आखिर उस ज़माने में लोग अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर इस तरह के महल को कैसे तामीर करते थे, क्योंकि ज़मीन के बाहर से हम नजर करते तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता। फिर ये ख्याल कहाँ से आया? क्या इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाया आपने? इसके लिए प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल तो सिर्फ हमने सबसे पहले टारगेट ये लिया कि इसकी साफ़ सफाई करेंगे और साफ़ सफाई का काम हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ इसको हमें बंद करना है ताकि पब्लिक, जो बाहर की पब्लिक होती है हर कभी घुस जाती थी यहाँ, उसको हमने बंद करने का काम अब शुरू किया है। तो इसको पूरा पैक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके रखरखाव को लेकर, इसके पत्थर को कैसे साफ़ किया जाए और आगे की कैसी चीज़ें हैं उसमें हेरिटेज डिपार्टमेंट का हमें कोऑपरेशन चाहिए होगा, तो उनको भी हम लेटर वगैरह लिखेंगे। बाकी आप ये जो मकबरे देख रहे हैं वज़ीर मोहम्मद नज़र मोहम्मद साहब का और खुशिया बेगम साहिबा का, ये भी बड़े बुरे शेप में थे, इनको भी आज आप जब देखेंगे तो इनको बड़ा चेंज किया है और इसमें हमने रंग रोगन करवाया है पूरी तरीके से। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है शाही औकाफ ने एक कदम उठाया कि जहाँ पे कोविड की वजह से बहुत सारे जो इनके मंसूबे जो फलाई थे वो रुक गए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जो है तारीखी इमारतों को, तारीखी विरासत को फिर उसी तरह से संभाला जाए जो भोपाल की शान हुआ करते थे। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। औरंगाबाद शहर में 12 पल्ला गेट से मुत्तसिल रोड की तामीर के सबब ट्रैफिक का मसला हल हो गया है। 12 पल्ला गेट रोड काफी छोटा होने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहता था, लेकिन एमपी इम्तियाज जलील के फंड से मुतवाजी रोड की तामीर हुई। इस रोड का इफ्तिताह इम्तियाज जलील के हाथों अमल में आया। इम्तियाज जलील जब रुकने असेंबली थे उस वक्त रोड के लिए फंड मुख्तस किया गया था। वाज़ेह कि 12 पल्ला गेट एक तरह से शहर का दाखिली दरवाजा कहलाता है। तारीखी गेट को महफूज बनाने के लिए गेट के बाजू से रास्ता निकाला गया है। नया रोड तामीर होने से शहरियान में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इतनी दिक्कत होती थी सिर्फ एक ही ब्रिज होने की वजह से, और मैं भी कई सालों से सुनते आ रहा था कि बारापुल्ला का ये ब्रिज बनने वाला है करके,
जिस वक्त मैं आमदार नहीं था, लेकिन जब मैं आमदार बना और यहाँ के लोगों से चर्चा की तो सभी लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ये ब्रिज बनना चाहिए। बड़ी दिक्कतों का सामना मुझे पर्सनली करना पड़ा क्योंकि फ़ंड निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि किस तरह से फ़ंड निकाले, क्योंकि उस वक्त सरकार थी ये सरकार जो है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया और लोगों को ये बताया वहाँ के उस वक्त के सरकार को कि हमको इसके लिए पैसा दे, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ा। आज खुशी इस बात की है कि ये पुल का उद्घाटन हो रहा है और मैं समझता हूँ छावनी का इलाका हो, नंदनवन कॉलोनी हो, बड़े गाँव, मिटमिटा, जितने भी लोग शहर के अंदर आते हैं, ये सभी लोग जब यहाँ से गुजरेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ औरंगाबाद की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत की और बाबा रामदेव के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के सदर ने दावा किया है कि बाबा रामदेव अपने कारोबार के फरोग के लिए एलोपैथी में खामियां निकाल रहे हैं और पिछले 1.5 साल में वबा के दौरान जान की बाजी लगाकर लाखों लोगों का इलाज करने वाले मोअज़्ज़िज़ डॉक्टरों की हौसला शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। इसलिए बाबा रामदेव के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन, नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी कोरोना से मुतासरा मुल्क भर के अजला में खिदमात अंजाम दे रही है। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना ताउन पेश करें और वैक्सीन की अहमियत से लोगों को वाकिफ कराएं। चलिए देखते हैं कि आज हमारी संजीवनी गाड़ी कहां पर है। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने कोविड से निपटने में ताउन के लिए एक अनोखी पहल की है। रिलायंस बीपी मुल्क भर में कोविड मरीजों की खिदमत में लगे एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को फ्री में पेट्रोल डीजल दे रही है। वहीं कंपनी ने नोएडा में भी इसकी शुरुआत कर दी है। कंपनी के बयान के मुताबिक ऐसी सरकारी गाड़ियां, अस्पतालों की गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह को फ्री पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है जो कोविड मरीजों को ले जा रही हो या जिनका अस्पताल मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए हो रहा हो। इसी तरह इमरजेंसी कोविड केयर में लगी इन गाड़ियों को भी मुफ्त में पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। नोएडा में इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट महेश शर्मा और नोएडा के सीएमओ मौजूद रहे। रुकने पार्लियामेंट महेश शर्मा ने रिलायंस के जरिए उठाए गए इस कदम की सताइश की। उन्होंने मुकेश अंबानी जी के जरिए उठाए गए इस कदम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। देखिए, मैं रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड और उनके सभी कर्ता धर्ताओं को, उनके मालिक आदरणीय श्री मुकेश अंबानी जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री राम मल्होत्रा जी और उनकी टीम हमारे बीच में है। आज जैसा कि इन्होंने बताया कि इन 4 शहरों में जहां रिलायंस के आउटलेट्स नहीं हैं, एक मोबाइल पेट्रोल पंप के रूप में आज इन्होंने जो सुविधा दी है, हमारे सीएमओ महोदय और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और सबकी उपस्थिति में, ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी एम्बुलेंसेस में कई बार सरकारी व्यवस्थाओं के तहत जब कभी फ्यूल की इंतजाम नहीं हो पाता था, तो मैं समझता हूँ CSR फंड के तहत जो उन्होंने ये सुविधा दी है और ख़ासतौर पर कोविड के क्षेत्र के अंदर आने वाली तीसरी लहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और वर्तमान में एम्बुलेंसेस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने ये सोच बनाई कि कोविड के क्षेत्र में हम एम्बुलेंसेस के माध्यम से भी जो जिम्मेदारी निभा सकते हैं उन्होंने निभाई। हाँ, ये एक नई शुरुआत है। आप चूँकि कोविड को लेकर काफ़ी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, तो अब एम्बुलेंस को लेकर एक नई शुरुआत को लेकर क्या कहेंगे? और आज हमें रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने जो ये सुविधा दी है कि मोबाइल यूनिट में हमारी एम्बुलेंसेस को और जो कोविड में गाड़ियां लगी हुई हैं उनके लिए डीजल प्रोवाइड करने के लिए दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये हमारे बहुत सहयोग करेगा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारा पेट्रोल की भी कुछ गाड़ियां हैं जो कि लाल कुआं के पेट्रोल पंप से मिलेंगी, तो वो भी रिलायंस बीपी लिमिटेड ने करा है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में कितनी एम्बुलेंस हैं? जनपद में देखिए 108 की 14 एम्बुलेंस हैं और 102 की 102 की 17 एम्बुलेंस है। 3 हमारे पे ALS हैं
बाकी हमारी अपनी गाड़ियां हैं जो सरकार ने हमें प्रोवाइड कराई हैं, उसमें से लगभग 7 एम्बुलेंस हमारी ऐसी हैं जो कि हैं। पर एम्बुलेंस कितना डीजल मिलेगा फ्री में? जे मैक्सिमम डीजल की कैपेसिटी 50 लीटर के हिसाब से इन्होंने तय करी है, जो कि जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मिलेगी।